इस गहन चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं भारतीय संविधान के बनने की प्रक्रिया की। एक ऐसा सफ़र जिसने आज़ाद भारत की शासन व्यवस्था की कह सकते हैं नींव रखी। हमारे पास ये कुछ हाथ से लिखे नोट्स हैं। इनमें इस पूरी प्रक्रिया के जो ज़रूरी पड़ाव थे, इसकी जो संरचना थी और जो मुख्य लोग इसमें शामिल थे, उनका जिक्र है। तो इरादा ये है कि इन नोट्स के सहारे हम संविधान की शुरुआती मांगों से लेकर उसके एक अंतिम दस्तावेज बनने तक की पूरी कहानी को समझें और देखें कि इस दौरान क्या दिलचस्प बातें सामने आती हैं। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये जो संविधान सभा मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का विचार था, ये आया कहाँ से? क्या ये अचानक से आया या इसकी कोई पृष्ठभूमि थी पहले से? देखिए, इसकी जड़ें तो काफी पीछे जाती हैं। सबसे पहली झलक अगर कहें तो वो 1895 के स्वराज विधेयक में दिखती है। इसे आमतौर पर बाल गंगाधर तिलक से जोड़ा जाता है। उसमें एक तरह से संविधान सभा के सिद्धांत की बात कही गई थी, मतलब एक आइडिया था। अच्छा, अरे वाह! यानी ये विचार तो बहुत पुराना है। पर इसे गंभीरता से कब लिया जाने लगा? मतलब एक ठोस मांग कब बनी ये? हाँ, विचार बेशक पुराना था, लेकिन इसने जोर पकड़ा थोड़ा बाद में। जैसे 1928 में आई नेहरू रिपोर्ट, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, वो एक अहम पड़ाव था। उसने एक तरह का संवैधानिक ढांचा पेश करने की कोशिश की। फिर 1934 में एम.एन. रॉय, उन्होंने पहली बार औपचारिक तौर पर, मतलब फॉर्मली, एक संविधान सभा की मांग रखी। और 1935 आते आते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे अपनी आधिकारिक मांग बना लिया। तो हाँ, ये धीरे धीरे एक मजबूत राजनीतिक मांग बन गई। अच्छा, और अंग्रेज? उनका क्या रवैया था इस पर? क्या वो मान गए आसानी से? अरे बिल्कुल नहीं, शुरुआत में तो वे इसे टालते ही रहे। पहली बार उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर, मतलब प्रिंसिपल में, इसे 1940 के अगस्त प्रस्ताव में माना। वो वाइसरॉय लिनलिथगो ने पेश किया था। लेकिन उसमें एक पेच था, एक बड़ी शर्त थी डोमिनियन स्टेटस की। ओ, डोमिनियन स्टेटस, यानी पूरी आजादी नहीं? हाँ बिल्कुल। तो जाहिर है कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इसे ठुकरा दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ सिद्धांत में माना, प्रैक्टिकली नहीं। और इसी के विरोध में फिर वो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हुआ था, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। इसी अगस्त प्रस्ताव के विरोध में महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। उसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे जवाहरलाल नेहरू। ये दिखाता है कि भारतीय नेतृत्व अब डोमिनियन स्टेटस से कहीं आगे जाना चाहता था, फुल इंडिपेंडेंस। इसके बाद फिर 1942 में क्रिप्स मिशन आया। उसमें क्या कुछ ठोस बात थी संविधान सभा को लेकर? हाँ, स्टैफर्ड क्रिप्स की लीडरशिप में ये मिशन आया। इसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद भारत में एक चुनी हुई संविधान सभा बनाने का एक साफ प्रस्ताव रखा। ये पहले से थोड़ा आगे था, लेकिन ये भी कामयाब नहीं हो पाया। वजह? मुस्लिम लीग अब तक अलग पाकिस्तान की मांग पर अड़ चुकी थी और कांग्रेस को युद्ध के बाद का वादा नहीं चाहिए था। उन्हें तो फौरन पूरी आजादी चाहिए थी। यहीं पर मोहम्मद अली जिन्ना की अलग राष्ट्र की मांग एकदम खुलकर सामने आ गई थी। तो मतलब गतिरोध बना रहा। फिर आता है 1946 का कैबिनेट मिशन। ये इतना जरूरी क्यों माना जाता है? इसमें ऐसा क्या था जो पहले के प्रस्तावों में नहीं था? कैबिनेट मिशन, हाँ, वो वाकई एक टर्निंग पॉइंट था, निर्णायक मोड़ कह सकते हैं, क्योंकि इसी मिशन की योजना के आधार पर आखिरकार संविधान सभा बन पाई। इसमें 3 ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री थे, पैथिक लॉरेंस, जो भारत सचिव थे और मिशन के अध्यक्ष भी, स्टैफर्ड क्रिप्स थे, और एवी अलेक्जेंडर। सबसे अहम बात यह थी कि इसने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को उस समय खारिज कर दिया था। लेकिन क्या फिर सब कुछ ठीक हो गया? नहीं, पूरी तरह नहीं। थोड़ी पेचीदगी थी। इसने, आप कह सकते हैं, परोक्ष रूप से लीग की कुछ बातें मान ली, जैसे प्रांतों के समूहीकरण, मतलब ग्रुपिंग का प्रावधान रखा, और वो सांप्रदायिक आधार पर चुनाव क्षेत्रों वाली व्यवस्था जारी रखी, यानी मतदाता अपने समुदाय के उम्मीदवार को ही वोट देते। ये चीज आगे चल के विवाद का कारण बनी और बंटवारे को रोक नहीं पाई। लेकिन हाँ, उस वक्त इसने संविधान सभा के गठन का रास्ता जरूर साफ कर दिया था। तो सभा आखिरकार बन गई। चलिए अब जरा इसकी बनावट पर आते हैं। इन नोट्स के हिसाब से कौन लोग थे इसमें? क्या ये वाकई पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी? देखिए, इरादा तो यही था कि ये ज्यादा से ज्यादा समावेशी हो, मतलब सबको शामिल करे। शुरू में कुल 389 सीटें तय की गई थीं। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत के प्रांतों से थीं। इनके सदस्य सीधे जनता ने नहीं चुने, बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं ने चुने थे, अप्रत्यक्ष चुनाव।
और ये चुनाव लगभग 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि के हिसाब से हुआ था। बाकी की 93 सीटें देशी रियासतों के लिए थीं। अच्छा, रियासतों के लिए 93 सीटें, उनके प्रतिनिधि कैसे आए? उनके प्रतिनिधि राजाओं द्वारा मनोनीत किए जाने थे, नॉमिनेटेड, और कोशिश ये थी कि अलग अलग समुदायों, मुस्लिम, सिख और सामान्य, जिसमें हिंदू और बाकी सब आ गए, सबको उनकी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व मिले। यानी चुनाव और मनोनयन दोनों का मिक्स था। पर क्या उस समय के सभी बड़े नेता इसमें शामिल थे? कोई बड़ा नाम जो न रहा हो? हाँ, ये एक दिलचस्प बात है। 2 सबसे बड़े नाम, महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना, ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। ओह, गांधी जी और जिन्ना नहीं थे? जी नहीं, गांधी जी ने शायद इसे अपनी भूमिका के हिसाब से ठीक नहीं समझा, और जिन्ना की लीग ने शुरू में तो भाग लिया, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान बना तो वो अलग हो गए। और जो 296 सीटों के लिए चुनाव हुए थे, उनका क्या नतीजा रहा? चुनाव हुए जुलाई-अगस्त 1946 में। जैसा अंदाजा था, कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की। उन्हें 208 सीटें मिली। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली, जो ज्यादातर मुस्लिम आरक्षित सीटों पर थीं। बाकी 15 सीटें छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को गईं। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह तस्वीर बाद में बदल गई। जब देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान के हिस्से वाले सदस्य अलग हो गए और भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई। तो बंटवारे का असर इस सभा पर भी पड़ा। खैर, सभा की बैठकें शुरू हुई। काम कैसे चला? क्या कोई तय प्रक्रिया थी? पहली बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में। जैसा मैंने बताया, मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, तो सिर्फ 211 सदस्य ही आए थे। फ्रांस की परंपरा की तरह सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। फिर 2 दिन बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बने। और उपाध्यक्ष बने H.C. मुखर्जी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, सर B.N. राव। उन्हें सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनका कानूनी ज्ञान बहुत काम आया। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी रही होगी। एक नया देश बन रहा था, बंटवारा हो रहा था, और उसके लिए संविधान बनाना। कितना वक्त लगा इस पूरे काम में? जी, ये वाकई एक बहुत बड़ा काम था। भागीरथ प्रयास कह सकते हैं। कुल मिला के लगे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। इस दौरान सभा के 11 सत्र हुए, जिनमें कुल 165 दिन काम हुआ। और ये कोई बंद कमरे की कार्रवाई नहीं थी। बहसें सार्वजनिक होती थीं, प्रेस को रिपोर्टिंग की इजाजत थी, आम लोग भी दर्शक दीर्घा में बैठ सकते थे। मतलब पारदर्शिता रखी गई थी। और खर्च? इन नोट्स में खर्च का भी जिक्र है शायद? हाँ, खर्च का भी जिक्र है। उस जमाने में लगभग 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। 2 साल, 11 महीने, 18 दिन। ये तो कमाल का समर्पण दिखाता है, वो भी उस उथल-पुथल के दौर में। क्या इस ऐतिहासिक काम में महिलाओं की भी भागीदारी थी? हाँ, बिल्कुल थी। ये जानना जरूरी है। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। ये अलग अलग पृष्ठभूमि से आई थी और उन्होंने बहसों में काफी सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। कुछ प्रमुख नाम इन नोट्स में भी हैं, जैसे सुचिता कृपलानी, जो बाद में उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। सरोजनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो यूपी की पहली महिला राज्यपाल बनी। और राजकुमारी अमृत कौर, जो स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। इनका होना दिखाता है कि नए भारत में महिलाओं की भूमिका को अहमियत दी जा रही थी। ये सुनकर अच्छा लगा। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, संविधान का मसौदा यानी ड्राफ्ट तैयार करना। जाहिर है ये काम समितियों के जरिए हुआ होगा। कौन सी समितियां सबसे अहम थीं? हाँ, कई समितियां बनी, लेकिन अगर हम पूरी प्रक्रिया के केंद्र की बात करें तो बिना शक प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे महत्वपूर्ण थी। इसका गठन हुआ 29 अगस्त 1947 को, भारत की आज़ादी के ठीक बाद, और इसकी अध्यक्षता की डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने। डॉक्टर अम्बेडकर, उन्हें तो भारतीय संविधान का पिता भी कहा जाता है। बिल्कुल। उनके गहरे कानूनी ज्ञान, उनकी सामाजिक दृष्टि और उनके अथक परिश्रम के कारण ही उन्हें अक्सर भारतीय संविधान का जनक या मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। लेकिन यह सिर्फ उनका अकेले का काम नहीं था। इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। अच्छा, डॉक्टर अम्बेडकर के अलावा और कौन-कौन थे इस प्रारूप समिति में? उनके अलावा थे N. गोपालास्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। ये दोनों दक्षिण भारत के बड़े कानूनविद थे। फिर K.M. मुंशी थे, वो भी जाने माने वकील और नेता। सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, असम से थे, मुस्लिम लीग के सदस्य थे, जो भारत में ही रहे। B.L. मित्तर थे, लेकिन बाद में स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो उनकी जगह N. माधव राव आए। और एक थे D.P. खेतान। उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई,
तो उनकी जगह टीटी कृष्णामाचारी को लिया गया। इस टीम ने ही संविधान का पहला ड्राफ्ट तैयार किया। तो ये थी वो कोर टीम। लेकिन क्या सिर्फ यही एक समिति काम कर रही थी या और भी थी? करने के लिए बनी थी संघ शक्ति समिति। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसी तरह संघ के संविधान का ढांचा कैसा हो, उसके लिए थी संघ संविधान समिति। उसके भी अध्यक्ष नेहरू ही थे। और प्रांतों के अधिकारों और उनकी संरचना के लिए बनी प्रांतीय संविधान समिति की कमान थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में। ये दिलचस्प है। नेहरू केंद्र की समितियां देख रहे थे और पटेल प्रांतों की। क्या ये उस समय की प्राथमिकताओं या शक्ति संतुलन के बारे में कुछ बताता है? हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। यह निश्चित रूप से केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे की संवेदनशीलता और उसके महत्व को दिखाता है। पटेल, जिन्होंने रियासतों को एक करने में भी इतनी बड़ी भूमिका निभाई, वो प्रांतों के मामले देख रहे थे। और नेहरू, जो प्रधानमंत्री बनने वाले थे, वो केंद्र सरकार की शक्तियों और संरचना पर फोकस कर रहे थे। इनके अलावा मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और आदिवासी क्षेत्रों से जुड़े मुद्दों पर एक सलाहकार समिति थी। उसके अध्यक्ष भी सरदार पटेल ही थे। प्रक्रिया और नियमों के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में समितियां थीं। इन सब ने मिलकर काम किया। यानी ये एक बहुत बड़ी और मिलजुल कर की गई कोशिश थी। तो इन सारी बहसों, समितियों की रिपोर्टों और प्रारूप समिति की मेहनत के बाद अंतिम मसौदा कब स्वीकार किया गया? प्रारूप समिति ने जो अंतिम मसौदा तैयार किया, उसे डॉक्टर अंबेडकर ने 4 नवंबर 1948 को सभा के सामने पेश किया। फिर इस पर कई महीनों तक क्लॉज बाय क्लॉज, मतलब खंड दर खंड, बहुत गहराई से चर्चा हुई। संशोधन प्रस्तावित हुए, बहसें हुई। आखिरकार 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप से पारित किया गया, अंगीकार किया गया, अडॉप्ट किया गया। उसी दिन अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाकी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसीलिए 26 नवंबर को अब भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान अपना लिया गया, लेकिन लागू तो ये 26 जनवरी 1950 को हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस 2 महीने की देरी का क्या कारण था? कोई खास वजह? हाँ, सही कहा आपने। संविधान के कुछ हिस्से, जैसे नागरिकता, चुनाव, अंतरिम संसद से जुड़े कुछ अनुच्छेद, वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हो गए थे। लेकिन संविधान का बड़ा हिस्सा, उसका मुख्य भाग, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस तारीख का एक खास ऐतिहासिक महत्व है। दरअसल 1929 में कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। उसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ था और तय हुआ था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे देश में पहला पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाएगा। तो उसी ऐतिहासिक दिन को यादगार बनाने के लिए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। अरे वाह, ये तो बड़ा दिलचस्प कनेक्शन है। इतिहास को सम्मान देने का एक तरीका। अच्छा, संविधान को अपनाने और लागू करने के अलावा क्या इस दौरान संविधान सभा ने कुछ और भी महत्वपूर्ण फैसले लिए? हाँ, बिल्कुल। संविधान बनाना तो मुख्य काम था ही, लेकिन इसके अलावा सभा ने एक तरह से भारत की पहली संसद के तौर पर भी काम किया। जैसे मई 1949 में इसने राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता की पुष्टि की। राष्ट्रीय ध्वज हमारा तिरंगा, जिसका डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, उसे 22 जुलाई 1947 को ही अपना लिया गया था। और फिर 24 जनवरी 1950 को, जो संविधान सभा का आखिरी सत्र था, उस दिन जनगण मन को राष्ट्रगान और वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाया गया। और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में भी चुना गया। और इन नोट्स में संविधान की जो मूल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी, उसके बारे में भी कुछ अनोखी बात लिखी है कि वो हाथ से लिखी हुई थी, प्रिंटेड नहीं थी। हाँ, ये वाकई एक बहुत खास बात है। भारत का जो मूल संविधान है, वो टाइप या प्रिंट नहीं किया गया था, उसे हाथ से लिखा गया था। सुलेखन या कैलीग्राफी कहते हैं इसे। अंग्रेजी वाला संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था और हिंदी वाला वसंत कृष्ण वैद्य ने अपनी खूबसूरत हैंडराइटिंग में। और सिर्फ इतना ही नहीं, शांति निकेतन के कलाकारों ने नंदलाल बोस के नेतृत्व में संविधान के हर पन्ने को भारतीय इतिहास, पौराणिक कथाओं और संस्कृति के चित्रों से सजाया है। सच में? हर पन्ने पर? जी हाँ, वो दस्तावेज अपने आप में कला का एक अद्भुत नमूना है, एक आर्ट पीस है। कमाल है। मतलब ये सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक कलाकृति भी है। अच्छा,
एक और बात, संविधान लागू होने और पहले आम चुनाव होने के बीच के समय के लिए एक अंतरिम सरकार भी तो बनी थी ना 1946 में। उसके बारे में क्या है इन नोट्स में? हाँ बिल्कुल, सत्ता का हस्तांतरण ठीक से हो, इसके लिए 2 सितंबर 1946 को एक अंतरिम सरकार बनाई गई थी। इसके अध्यक्ष तो उस समय के वाइसराय थे, लेकिन असली मुखिया थे परिषद के उपाध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। उनके पास विदेश और राष्ट्रमंडल मामले भी थे। सरदार पटेल गृह और सूचना प्रसारण मंत्री थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य और कृषि मंत्री, बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे, और भी कई लोग थे। शुरू में मुस्लिम लीग इसमें शामिल नहीं हुई थी, पर अक्टूबर 1946 में वो भी शामिल हो गई। लियाकत अली खान को वित्त मंत्रालय मिला था। इस सरकार ने 15 अगस्त 1947 तक, यानी देश के आजाद होने तक काम किया। तो ये पूरी प्रक्रिया, शुरुआती विचारों से लेकर अंग्रेजों से मोल भाव, मिशनों का आना जाना, सभा का बनना, फिर बंटवारे का दर्द झेलना, इतनी बहसें करना, समितियां बनाना और फिर जाकर ये दस्तावेज तैयार होना, ये सब सुनने के बाद क्या सार निकलता है इसका? क्या कहेंगे आप? देखिए, ये पूरी कहानी यही दिखाती है कि एक राष्ट्र बनाना, खासकर भारत जैसा देश जहां इतनी विविधता है, वो कितना जटिल और चुनौतीपूर्ण काम होता है। इसमें अलग अलग हितों को साधना था, सैकड़ों रियासतों को एक करना था, अलग अलग भाषाएं, संस्कृतियां थीं, सबको साथ लाना था, और साथ ही एक स्थिर लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था की नींव भी रखनी थी। तो संविधान सभा सिर्फ कानून नहीं लिख रही थी, वो एक नए भारत के भविष्य का नक्शा तैयार कर रही थी, जिसमें अतीत से सबक भी थे और भविष्य के लिए उम्मीदें भी। इन नोट्स को देखते हुए लगता है कि ये वाकई एक बहुत बड़ा, एक यादगार और असाधारण प्रयास था। बिल्कुल, और ये आज भी हमें सोचने पे मजबूर करता है कि जिस मुश्किल दौर में संविधान बना, सोचिए, बंटवारे की त्रासदी थी, रियासतों को एक करने की चुनौती थी, अलग अलग समूहों की अपनी मांगे थी। उस माहौल में संविधान सभा ने जिस तरह समझौते किए, आम सहमति बनाने की कोशिश की, वो जो भावना थी, वो जज्बा, वो भारत की आज़ादी के बाद की राजनीतिक यात्रा में कितना कायम रह पाया है, ये एक बड़ा सवाल है। ये सवाल यकीनन हमारे सुनने वालों को सोचने के लिए एक गहरा बिंदु देता है। और इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।